हमारा जो मौजू है वो है सोचो सवाल। और सोचो सवाल के बाद जो मेन हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की 75 साल जिंदगी में सियासी जमातों का क्या किरदार रहा है, क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए। प्लीज। अकील साहब, आपने बहुत ही उम्दा मौजू रखा है और बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है कि बड़े जी। अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारी गुज़िश्ता 75 साल जो सियासी तारीख है उसमें अ, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बनाई गई वो ज़ाती मफादात या ज़ाती अफराद की शख्सियत परस्ती के ऊपर ज़्यादा बनाई गई बजाय आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर। तो बुनियादी फ़र्क तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सियासी नज़रियाती तौर पे कायम होना चाहिए, ना कि शख्सियात की बुनियाद पे होना चाहिए। नंबर 2, जिस तरह हर इदारे में जब आप कोई ऑफिसर्स लेते हैं या किसी भी कैडर में लोग आते हैं, उनकी ग्रूमिंग का बंदोबस्त होता है और वो इदारे अपने लोगों को हायर करते हैं और फिर उनकी ग्रूमिंग करने के बाद फिर उनको वो जॉब के ऊपर लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी क़यादत है या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर इस चीज़ का फुकदान था और पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप ग्रूमिंग के लिए कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था। एक वक्त आया जब पाकिस्तान में पढ़ी लिखी क़यादत ऊपर आना शुरू हुई थी और वो होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट में से। तो राइट। हमारी हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन कर दिया गया और उससे लेके आज तक पाकिस्तान में इसीलिए लीडरशिप का फुकदान रहा है और जो जिन लोगों ने पार्टीज बनाई वो पैसे की बुनियाद पे बनाई और उन लोगों को सपोर्ट करते रहे जिनके पास पैसा था। चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमानी होने की वजह से हमारे लोगों ने इसके ऊपर लीडरशिप ग्रूमिंग के ऊपर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने शख्सियात को अपनी पसंदीदा शख्स को सामने लेके आए। एक प्रॉब्लम और हमारा ये रहा कि हम लोगों ने जो पैसे वाले लोग थे वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे। अगरचे उनके पास राइट। डिग्रियां तो शायद जरूर होंगी, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं थे। और जब आदमी इनकॉम्पिटेंट बंदा किसी हाई पोजीशन पे पोस्ट पे आ जाता है तो वो एक लामुहाला खौफ का शिकार हो जाता है और फिर वो राइट। अपने के कॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर ग्रूम नहीं होने देता या उनको ऊपर नहीं आने देता। यही वजह है कि राइट। हमारे बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे जो डीएमजी सर्विसेज में आना चाहते थे या आए और ऐसे सिविलियन सुपरमेसी के लिए काम करते रहे, वो ऊपर क्यों नहीं चल सके या वो कामयाब क्यों नहीं हो सके? उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो सारे के सारे नाअहल लोगों की मतलब ज़ेर कमान थे, जिनको ये खौफ राइट। था कि अगर इनको मौका दिया तो ये हमारे सरों के ऊपर नाचेंगे और हमें काम नहीं करने देंगे। तो इसलिए उन्होंने इन लोगों को तंग करना शुरू कर दिया और बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो हम राइट। वापस आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार क्या होना चाहिए? राइट। दरअसल चूँकि हमारा कोई ग्रूमिंग का कोई ऐसा सर्कल नहीं है या ऐसा इदारा जाता है, जहाँ पे लीडरशिप को तैयार किया जाए और यहाँ हमारी अनफॉर्चुनेटली चूँकि पार्टियाँ अफ़राद की मर्ज़ी, मनपसंद अफ़राद के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, उनकी मर्ज़ी से चलती हैं, तो इसलिए हमारा वो कैडर तो तैयार ही नहीं हुआ। सिर्फ़ चापलूसी करने वाले वफ़ाक़ किया गया और आज हम पाकिस्तान के हालात में जो फ़ेस कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ सिविलियन के अंदर लीडरशिप ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सर। तो जी, और आउट ऑफ इट इसमें से मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अब जो सिनारियो है, पूरा मंजरनामा है पाकिस्तान की कौमी जिंदगी में सियासत का, अब उसको आप क्या समझते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है? क्योंकि ये तो था जो माजी में हमारे साथ हुआ, सियासी जमातें वो डिलीवर नहीं कर सकती। अब कंपैरेटिवली आप कैसे चाहेंगे कि वो किस बेस पे, जैसे हमारा पीएनआई है, पीएनआई का वजूद इसका क्या मकसद था और आपने क्या सोचा कि इसको क्यों बनाने की जरूरत है? बहुत शुक्रिया सर।
जी, जब पाकिस्तान की सियासत को जब हमें समझ आई, पता चला कि पाकिस्तान इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए लॉ यूनिवर्सिटी, लॉयर कॉलेज में जाना पड़ता है। इसी तरह हमें एक पॉलिटिकल लीडरशिप को ग्रूम करने के लिए पॉलिटिकल इदारे बनाने हों और ये सही। इदारे पॉलिटिकल पार्टीज ही वो किरदार अदा कर सकती हैं जो कि नहीं किया गया। तो हमारा जो मकसद है उसमें यही है कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फर्द अफराद की बेस पे बुनियाद पे ना बनाए, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बनाए। और यहाँ से ही वो डिफरेंशिएट करती है कि जब आप चीजों को आइडियोलॉजी बेस लेके चलेंगे, वहां पे शख्सियात की नफी होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, राइट। जब आप फैसलों के अंदर अक्सरियत के असूल की नफी करेंगे और आइडियोलॉजी और लॉजिक की बेस पे फैसले करेंगे, तो आप एक दुरुस्त सिमत के अंदर आपका ये पहला कदम होगा। अच्छे फैसले उसी वक्त होते हैं जब उनकी बुनियाद मंतक के ऊपर हो, मसाइल को निकलने के लिए आपको रास्ता निकाल, और वो लॉजिक है जो इंसान सियासी जमातों को आगे आने का मौका भी देगी। और जो, क्योंकि ये वो बुनियादी नुकता है जिसे हमें समझना चाहिए कि जहां बेशक। जहां हमने अक्सरियत की बुनियाद पे फैसले किया है, उसका नतीजा हमेशा निफाक की सूरत में ही हमें नजर आया। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा फैसला ना हो जिसकी बुनियाद मंतक के ऊपर ना हो। तो इसलिए हमने पहले दिन से ही अफराद की नफी कर दी है कि जो भी लोग आए वो आइडियोलॉजिकल बेस हो, उनको पता हो कि हमने मुल्क को सर्व करना है। और जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक या कौम का अपना एक नैरेटिव ना हो, वो कौम नहीं बन राइट। सकती। हमारा बेशक। आज तक जो कौम नहीं बन सके, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम लोगों ने हजूम की तरह हम इकट्ठे तो हो गए हैं, अल्लाह ताला ने कर दिया, और कायद आजम की मेहनत और हमारे बुजुर्गों की मेहनत कि उन्होंने हमें खिता लेके दे दिया कि इस खिते में आप लोग आज़ादी के साथ, आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों का जो तालीमी निज़ाम है, मुसलमानों का जो मुआशी निज़ाम है, इसको टेस्ट करें और इसको आगे लेके चलें। तब जाके आप मतलब लीड कर सकते हैं, अगर आप अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स को लेके चलते। तो हमने बहुत। पीएनआई के कोशिश यही कर रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल बेस उनको जो है वो नेशनल नैरेटिव के ऊपर आइडियोलॉजी, और फिर राइट। उस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि जब तक आप फैसलों के अंदर लॉजिक नहीं लेके आएंगे, आपका कोई फैसला कारामद नहीं हो सकता। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम एक इन्फिनिटी पॉलिटिकल साइकिल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारा टीम मेंबर आए, पहले उसको मेंबर की हैसियत में काम करने का मौका मिले, फिर वो प्रमोट हो के जो पोजीशन पार्टी लीडरशिप के कैडर में आए तो वहां पे उसकी ट्रेनिंग हो, और उसके बाद फिर वो जब हाईएस्ट लेवल अचीव कर लेते हैं तो हर जगह पे वो 3-3 साल का टेन्योर होगा काम करने, और उसके बाद फिर उनको हम शैडो गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर वहां पे उनको वो पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे जिनके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग हासिल। तो हम चाहते हैं राइट। कि एक ऐसा सियासी कल्चर पैदा किया जाए जो अपनी जिम्मेदारियों को पहले महसूस करे और अपने राइट्स को बाद में देखे। जी, बिल्कुल सही। आप कुछ कहना चाहें? जी। इरशाद महमूद साहब से मैं चाहूँगा, सो फार अभी तक जो आपने रोशनी डाली है पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख के ऊपर, या जो सियासी मसाइल रहे हैं, ये किस हद तक मुतफिक हैं, और ये क्या अपनी तरफ से इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे प्लीज, इरशाद साहब। जी। मैं 100% मुतफिक तो नहीं हो सकता हूँ। हर एक का डीएनए अलग है, हर एक की सोच अलग है। लेकिन जी। जो बात अगर अरशद भाई ने अभी बताई है, इस पॉइंट पे मैं मिलियन% एग्री हूँ। मिलियन%। ठीक। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, हर चीज के लिए, हर फील्ड के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स जो आता है, और इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हेड आते हैं, हेड ऑफ स्टेट, उनकी तालीम किस फील्ड में होती है, कहाँ पे होती है? वो छोटे मोटे पॉलिटिकल साइंस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन क्या उसमें वो चीज पढ़ाई जाती है? हमारे लिए नमूना जो है, मशाल राह जो है हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मोहम्मद सल्लम की 2 लाइफ है, एक नबूवत से पहले वो तमाम इंसानों पे अप्लाई होती है वो फार्मूला कि उसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बिजनेस लीड करती थी, और एक नबूवत के बाद। नबूवत के बाद उनकी ऐसी थी कि वो जितने भी सहाबा थे उनको अपने बेटे अपनी औलाद की तरह समझते थे, उनको करते थे। तो हुकूमत का जो सरबराह हो वो तमाम लोगों को अपने बेटों, अपनी औलाद, सगी औलाद की तरह, तो फिर ये काम हो सही। सकता है, आगे बढ़ सकता है, आगे चल सकता है। यही कैटेगरी हो, माइक्रो इलेक्शन हो, कैटेगरी वाइज हो। हेल्थ मिनिस्टर, उसकी कोई अपनी हेल्थ नहीं, उसको पता ही नहीं ये मेडिसिन एंटीबायोटिक है कि पैनाडोल है, तो वो क्या हेल्थ हमारी ठीक करेगा। एक डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का पता ही नहीं है, या कितने लेवल पे हम जाके डिफेंस करना है। ऑफेंस तो है ही नहीं इस्लाम में, डिफेंस है, ठीक। तो डिफेंस हमने कैसे करना। और वो मुल्क के जो खजाने जो लूट के ले जा रहे हैं, जो हमारे सियासतदान माजी में जो देखा है बाहर ले जा रहे हैं, तो इनको रोकने का कोई डिफेंस सिस्टम है? जीरो। जीरो की राइट। 2 वजह हो सकती है, या तो खुद भी इन्वॉल्व हो, या उनको पता ही ना हो कि ये एक अलग फील्ड है, इसकी डिफेंस की टेक्निक अलग होती है। डिफेंस में भी सैकड़ों या हजारों भी डिफेंस टेक्निक हो सकती है, अलग अलग चीजों के लिए। पुराने जमाने में गुलेल होते थे, फिर तीर कमान तलवार आया, फिर उसके बाद तोप और बंदूकें आई, और अब तो बड़े बड़े मिसाइल और जो है। ओवरऑल ओवरऑल आपकी जो मुझे समझ आई है सर, कि आप चाहते हैं कि सियासत में स्पेशलिस्ट लोग ही आए जो इसको जानते हों, समझ बूझ रखते हों, और फिक्र रखते हों कौमी मफादात की, और लोगों की आम जिंदगी में उनके जो फलाह व बहबूद के लिए वो स्पेशलिस्ट हों, तो वो डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल दिस बिल्कुल इज सही व्हाट यू मीन। हाँ, बिल्कुल यही है। और और हर हर फील्ड का अलग अलग होगा। डिफेंस के लिए है तो राइट। उसका स्पेशलाइजेशन अलग है उसकी। We are इसी तरह। jumping over the जी subject. सर। जी I सर। think we are jumping over the subject. Let's सही। be within the subject so that we हाँ, can continue our प्लीज discussion. सर गो अहेड मेरे। साहब। माजरत के साथ एक और मेरा सवाल है अरशद हाँ साहब से, कि जैसे उसी को हम जारी रखते हुए, पिछली जो हमारी बैठक में जेर बहस है हमारा ये मौजू, कि क्या हुकूमती टीम के लिए आने वाले वक्तों में आप समझते हैं कि ये तजर्बाकार होना लाजमी है, या बासलाहियत होना लाजमी है सर? मोहतरम अरशद साहब। बिल्कुल, जिस तरह आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ कि तजर्बा जो है उसकी अहमियत सिर्फ 10% के करीब है। ठीक है असल सर। चीज इंसान की काबिलियत होती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं और उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तजर्बाकार हैं और आपका तजर्बा सिर्फ तकियानूसी चीजों के अंदर ही रहा है, तो आपको नई चीजें अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए कैपेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है बनिस्बत तजर्बे के। तजर्बा आपको शायद थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता हो, लेकिन आप के अंदर अगर सलाहियत नहीं है तो उस तजर्बे का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसे बहुत से तजर्बाकार लोगों को जानता हूँ जो जिनके पास 25-25, 50-50 साल का तजर्बा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जीरो है, क्योंकि हमारे पास 50 साल तजर्बा है। आपने कहाँ तक 50 साल का जो तजर्बा है, आपने उससे अचीव क्या किया? अगर बिल्कुल सही। आपकी अचीवमेंट है ही कुछ नहीं, तो फिर आपका तजर्बा किस काम का? सही। मतलब रेपिटिशन, तजर्बा रेपिटिशन का नाम नहीं है। तजर्बा आपका का मतलब है मतलब कि है कि इनोवेटिव किस्म की चीजें आप सामने लेके आए और इनोवेटिव चीजों एग्जैक्ट। को मुतारफ करवाएं। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे पास मैं मेरी सोच आगे देखने की सोच ही नहीं है आपकी, तो आपका तजर्बा तो मेरे लिए बेकार है। इसी तरह हुकूमत में जब आते हैं तो उसमें चूंकि हुकूमतों के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने के लिए आपको कैपेबिलिटी की जरूरत है। वहां पे आपका तजर्बा काम का नहीं आएगा। वहां आपके पास मल्टीटास्किंग, मल्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए आप वो तभी आएगा मल्टीटास्किंग, जब आपके अंदर कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, तो फिर आप उन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो सॉरी, यू आर यूजलेस फॉर मी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बिल्कुल सही। इसलिए हमें तजर्बे को हम रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कितनी है
वो नई चीजों को कितना समझता है और कितना उन चीजों को आगे लेके चल सकता है, तब तो दैट्स वो ट्रू। आगे। हाँ, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड किया सर इस सवाल के ऊपर। चूंकि बहुत सारी कंपनीज में या मुख्तलिफ जगहों पे जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, लोगों को हायर किया जा रहा होता है, तो वो लोग तजर्बा मांगते हैं। तो जबकि मेरे ख्याल में तजर्बा जो है वो जब तक बंदे को मौका नहीं दिया जाएगा तो वो तजर्बा कहाँ से लाएगा। और इसका अच्छा मतलब इसमें है कि उसका आपने पोटेंशियल वेस्ट कर दी। एक बंदा इसमें पोटेंशियल रखता है लेकिन आपने इस बेस पे उसको आउट कर दिया कि भाई आपके पास तजर्बा नहीं है, लिहाजा यू डोंट हैव कैपेसिटी टू रन द गवर्नेंस। तो अच्छा आप। इसके अंदर एक और जो मैं समझता हूँ कि उसको हाईलाइट करना चाहिए जी कि सर। हमारा तालीम का कॉन्सेप्ट ही गलत है। जी सर। हम बिल्कुल। समझते हैं कि जिस जो तालीम हासिल किया है, बस वो वही काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर। दरअसल तालीम का जो असल ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपको आपकी जात से आशना कर दे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। जो तालीम एक्सीलेंट। आपको आपकी जात से मुतारिफ नहीं करा सकती, इसका मतलब है वो आपको कुछ भी नहीं दे रही। आप लायबिलिटी, मुआशरे के ऊपर लायबिलिटी बनते चले जा रहे हैं। उसके लिए हमारे जो तालीमी निज़ाम है, चूँकि इस तालीमी निज़ाम में, और ये ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर हमें सिर्फ़ दिमाग के ऊपर ज़ोर दिया गया है। मैं आपको एक बता दूँ कि जो स्टंटेड ग्रोथ है ना, उसकी बुनियादी जी वजह सर। हमारा तालीमी निज़ाम है, वो तालीमी निज़ाम है। हमारे बच्चों का जो दिमाग है, एक्चुअली होता क्या है कि पहले 4 साल तक बच्चों को माँ की गोद के अंदर रहना चाहिए, माँ उसकी तरबियत करे और वहीं से वो कई मतलब कि अब तो बच्चे जो जिनकी पैदाइश होनी है, पहले उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो पैदाइश के साल, डेढ़ साल बाद उनको स्कूल के अंदर वो छोड़ आते हैं, माँ-बाप। और जिस उम्र तक बच्चे को माँ के साथ होना चाहिए, वो स्कूल कहते हैं जो उसका पोटेंशियल ही नहीं है। ये कुदरती अमर है कि हर बच्चे का जो हवास ख़म्सा या 5 सेंसेस हैं, वो उनको डेवलप होने में 4 से 5 साल लगते हैं। सही। 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल लगते हैं उनके डेवलप, फुल सेंसेस डेवलप होते हैं। तो हम इसी 4 सालों में बच्चे को ज़हनी तौर पे मफलूज कर देते हैं। पहले बहुत ज़माने में छोटे सर जो शाह-दौले की चुईयाँ जिन्हें हम कहते हैं, वो टोपियाँ पहनाना तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने ये तालीमी निज़ाम हमारे दिमागों के अंदर डाल दिया, जिससे हमारे सही। बच्चों के दिमाग ग्रो ही नहीं कर रहे। उनको बहुत उनका जो अच्छा। थॉट प्रोसेस है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अंग्रेज़ी सीखनी है, अरबी सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, ज़ुबानें। भाई वो बच्चे को पहले इंसान, उसको होश तो आने दो। मतलब जब तक उसके सेंसेस डेवलप नहीं होंगे, आप उसके ऊपर जब बर्डन डाल देंगे, वो ग्रो क्या होंगे? यही वजह है कि सही। हमारी कौम की जो स्टंटेड ग्रोथ है हमारे दिमाग बच्चों के, वो यही वजह है कि खुराक वगैरह तो बात की मामला है। मैं कहता हूँ ये हमारे माँ-बाप बेचारे जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, उनकी वजह से हमारे बच्चों की सोच कैद हो गई है और उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस ही निकाल देते हैं शुरू से। और जब जिस तालीमी निज़ाम के अंदर आप रट्टा लगाते हैं, वहाँ पे तो कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं सकता। तो सही। हमारी हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बच्चों को इस बहन भाइयों रिश्तेदारों का समझ लग जाए उनको, फिर उनको स्कूलों में भेजें और वहां आके फिर आप उनको उनको थॉट प्रोसेस एक्टिवेट करना चाहिए हमारे बच्चों को। हमारे स्कूलों में हमारे असातिज़ा को थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए और वो उस बहुत सूरत खूब। में होता है जब आप एक बच्चे को एक खिलौना दे दें, उसे बोलो तोड़ दे। वो जब बच्चा, आप उसको लिखेंगे, अब आप तुम लिखोगे तुमने इस खिलौने को तोड़ा कैसे और जोड़ा कैसे। तो उस सूरत में बच्चे का जो ज़हनी तौर पे उसकी जो सलाहियतें हैं ना, वो फिर सोचेगा भी, समझेगा भी, महसूस भी करेगा और वो इवैल्यूएट भी करेगा। तो हम जो कुदरती तौर पे
एक कौम जो होती है पहले 10 साल में एक कौम तैयार हो जाए। तो बहुत अच्छा सर। हमारी कौम तैयार इसलिए नहीं हुई 75 सालों से कि हमने स्टंटेड शाद दौलत के चूहे पैदा किए हैं। और मैं काफी हद तक आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और ये बड़ा इंतहाई संजीदा आपने एक पहलू उठाया कि जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जो कौमी जिंदगी में हमारी तरबियत का एक फुकदान जो था, वो हमारी बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन में हमारे साथ जो हाथ हुआ है, मेरे ख्याल में ये पिछले 20 से 25 साल में ज्यादा डोमिनेट हुआ है, जब से हमने इसको निजी स्कूल जो है खोले गए हैं। लेकिन वहाँ पे कारोबार तो हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे खिदमत नहीं हो सकी। आप तो इससे क्या इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं तो इसीलिए तो मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि हमें अपने जो तालीमी निज़ाम है उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, और उसमें पहले 5 साल में हमने कौम तैयार करनी है, और वो उसी ठीक। वक़्त होगी जब हम बच्चों को सोचना स्टार्ट कराएँगे, जब हम बच्चों को सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे। क्योंकि वो एक टेंडर एज होती है, या वो एक रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को जो भी आप शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। आप उनके कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी जो दीनी ग्रूमिंग है वो यहीं से होगी, दुनियावी समझ यहीं से होगी। तो ये पहले जो 5 साल के होते हैं ना बच्चे के लिए, बहुत ही अहम होते हैं। इसीलिए बैरून ममालिक में जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनको हाइली पेड किया जाता है, और उनको माशा। रिसर्च के बेस पे उनको आगे प्रमोट किया जाता है। जो जो फिर हमें एक और चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि हर स्कूल के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों के अंदर पाकिस्तान में तो है ही नहीं कि जो साइकेट्रिक टीचर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट सेक्टर। होते हैं, उनको एज अ टीचर स्कूल के अंदर रखना चाहिए, ताकि वो हर क्लास के अंदर जाके बच्चों को देखें, उनको एनालाइज करें, और उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें कि वो बच्चा क्या-क्या करना चाहता है, किस तरह से करना चाहता है, और फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाए और उसके हिसाब से बच्चों को सेग्रीगेट करें। बिल्कुल सही से। जब आप उन बच्चों को इस तरह से सेग्रीगेट करेंगे, और फिर उनकी सलाहियतों के मुताबिक टीचर उनको ग्रूम करे। तो जब आप उसमें क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता रहेगा, बच्चों को खुद भी एहसास होगा कि क्योंकि वो करना यही चाहता है। कुछ बच्चे खेलने में बहुत तेज होते हैं, कुछ पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। आप इन दोनों को अगर आप मिक्स अप करके रखेंगे, तो दोनों डिस्टर्ब हों। तो इस आपने उन बच्चों को सेग्रीगेट करके उनके इंटरेस्ट की चीज़ें उनको पढ़ानी है, उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें उनको देनी है। तो आप देखें वो बच्चा किस तरह खुश हो, उसका दिल ही नहीं घर जाने को चाहेगा। वो बिल्कुल चाहेगा कि सही मैं सर। स्कूल के अंदर रहूँ। तो जब तक माजरत हम के अपने साथ सर, बच्चों को दिल एक्सक्यूज मी। की जी, मैं जी सर, हम बड़े कोर इशू के ऊपर आपने रोशनी डाली है। मैं चाहूँगा इसी को हम इंटरलिंक करें, इस पहलू को, जो चाइल्ड केयर जो है, जो उसके जो अर्ली एजुकेशन है, इंटरलाइन लिंक किया जाए जो हमारा सियासी निज़ाम है, ताकि हम जो वो सियासतदान लोग पैदा कर सकें, जिससे हम आने वाले वक्तों में 50 साल या 60 साल तक ये ना देखते रहें कि भाई ये बंद। तो चूंकि जब तरबियत अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो 25 से 30 साल में वो सियासत में आके बड़े कारनामे अच्छे अदा कर सकता है वही बच्चा। आप ऐसे ही इससे और इत्तेफाक करते हैं सर? जी, जी, ऐसा ही है, और हमें यही करने की ज़रूरत है कि जो बच्चे को हम 25 साल के अंदर जाके ट्रेन करते हैं, उसको पहले 15 साल के अंदर हम ट्रेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही। 10 साल, उस बच्चे के 10 साल बचा लिए हैं। उसका बेशक। करियर स्टार्ट होने के 10 साल आपने बचा लिए। अब वो बच्चा 15-16 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, उसकी सोच अपनी हो जाती है, वो चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, और फिर ये जो रट्टा है ना, इसको ज़िंदगियों से निकालना पड़ेगा। तो बेशक। कॉपी पेस्ट के ऊपर मजबूर ना करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन तक हमें कहा जाता है कि ये फलाने पहले 5 साल के पेपर पढ़ लो, उनको रट्टा लगा लो, इम्तिहान दे लो और पास हो जाओ।
अब वो बच्चा जब पढ़ के पास होके बाहर निकलता है तो वो डिग्री शायद ए ग्रेड में पास हो जाए, ए प्लस में पास हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आके वो जीरो माइनस में चला जाता है कि किस तरह से हमारे असातिज़ा को इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना पड़ेगा ताकि बच्चों को सोच एक डेवलप की जाए और उनको सोचने पे मजबूर किया जाए, उनको रट्टा लगाने पे मजबूर ना किया जाए। तो जब तक हम अपने तालीमी निज़ाम को एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी कौम उस तरह से नहीं परफॉर्म करेगी जिस तरह और दुनिया के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। इतने बुरे ये हालात में भी मैं कहता हूँ, हम चूँकि बाहर हैं, हमारा कॉम्पिटिशन इंटरनेशनली लोगों के साथ होता है। तो मैं बड़े दावे के साथ फ़ख्र से कह सकता हूँ कि वी आर अमंग द टॉप 5 नेशंस पाकिस्तानी, जो अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर मुश्किल काम के अंदर पाकिस्तानी को प्रेफ़र करते हैं दूसरे लोग। दैट बेशक। इज़ प्लस पॉइंट विद पाकिस्तान नेशन कि हम जहाँ पे भी हैं, हम लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। अगर हम दूसरे मुल्कों की मईशत ठीक कर सकते हैं, उनकी इंजीनियरिंग टेक्निकल इंडस्ट्री ठीक कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट ठीक कर सकते हैं, तो हम अपने पाकिस्तान के लिए तो हमारा खून, जिगर, दिल, गुर्दा हर चीज़ पाकिस्तान के लिए हम कुर्बान करने को तैयार हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है हमारा पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से बाहर क्यों निकले? इस मौसम हमारे कि हमें तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ़ हमें 3 हमारे जो मसले हैं ना, पहला सियासी मसला, मुआशी मसला और इंतज़ामी मसला। अगर हम इंशाअल्लाह। इन 3 चीज़ों को एड्रेस कर दें, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सियासी तौर पे जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, इट डिपेंड्स मतलब वो ठीक है। 6 ईयर्स के ऊपर मौजूद है और इसकी वजह से हमारा गवर्नेंस सिस्टम पुअर हुआ, इसकी वजह से हमारे अखराजात बढ़ गए, इसकी वजह से हमारे यहाँ नेपोटिज़्म बढ़ गया, इसकी वजह से हमारी इनएफिशिएंसी बढ़ गई। तो इसका सॉल्यूशन इसको हम 3 टियर में कर दें, तो बहुत अच्छा निज़ाम चलेगा। हमारे अखराजात भी कम हो जाएँगे, हमारे परफ़ॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, गुड गवर्नेंस भी हो जाएगी। लेकिन इस 6 टियर और ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ। इसके अंदर पार्लिमानी निज़ाम की खूबी ये है या मैं तो बदसूरती कहता हूँ लेकिन लोग खूबसूरती कहते हैं। पार्लिमानी निज़ाम की खूबसूरती उनकी नज़र में ये है कि यहाँ इसके अंदर अफ़राद मज़बूत होते हैं और रियासत कमज़ोर होती है। वो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं। इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा और उसका हल भी हमने तैयार किया। ये पॉलिटिकल मसला कि इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसका पूरा सिस्टम मैकेनिज्म हमने तैयार किया हुआ है। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। हमारा मईशत जो है वो अगर मईशत कमजोर है तो कोई भी किसी कौम की अगर मईशत कमजोर है तो उसकी अखलाकियत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो बेशक है, हमारा सही। मुल्क जो है वो इखलाकी तौर पे तबाह हाल इसलिए हुआ है कि हमारी मईशत खत्म हो गई या खत्म कर दी गई। तो हमें मईशत को ये जो सूदी निज़ाम है, इस सूदी निज़ाम से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। फिर मईशत के ऊपर, सियासत के ऊपर इन दोनों इदारों को हम मैनेज कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मैनेजमेंट सिस्टम दरकार है। बिल्कुल और सही थी। ये तीनों तीनों इदारे जो हैं, इनके लिए मॉरल बेस्ड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है कि जब हम अपनी प्रायोरिटीज को इंस्टेड ऑफ पावर वी विल एज्यूम बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज, हम बहुत सारी चीजों को आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। और बात वैसे लोग तो सर, कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोले तो हमारा कारोबार जिंदगी नहीं चलता। मैं कहता हूँ जितना आप सच बोल के कारोबार जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, झूठ तो उसके मुकाबले में आपको 10% देता है। 90% बेशक। सच बोल के आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी आपकी बढ़ जाएगी। जी, आप कुछ फरमा रहे थे।